अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम वॉर्स स्पेसिफिकली दो वॉर्स का डिस्कस करेंगे जो कि विग ओलिगार्की के पीरियड में हुई थी। अब इस लेक्चर के दो मकसद हैं। एक तो ये वॉर्स आप जो विग ओलिगार्की का जो पीरियड है उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स में भी लिख सकते हैं कि किस तरह इंग्लैंड ने एक वॉर के अंदर अपना इंटरेस्ट सिक्योर किया या दूसरी वॉर के अंदर जो है अपना इंटरेस्ट वो है वो लूज़ किया। एक इसका ये मकसद है। दूसरा, ये आपको वो चेन ऑफ इवेंट समझाएगा जो कि अल्टीमेटली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ हमें लीड करते हुए नजर आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन पढ़ेंगे और 7 इयर्स वॉर पढ़ेंगे। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन में हमारे पास ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, ये दो स्टेट्स का हमें इसमें टसल नजर आती है। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के अंदर जो ब्रिटेन है वो ऑस्ट्रिया के साथ साइड करता है और जो फ्रांस है वो प्रूशिया के साथ साइड करता है। लेकिन 7 इयर्स वॉर में ये चीज ऑपोजिट हो जाती है। 7 इयर्स वॉर में ऑस्ट्रिया फ्रांस के पास चला जाता है, प्रूशिया ब्रिटेन के पास आ जाता है। और अल्टीमेटली इसका लिंक हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से भी इस्टेब्लिश करना है। तो आप इस डेटा को विग ओलिगार्की में भी लिख सकते हैं, और अगर आप इस डेटा को जो कॉजेज हम देखेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, आप उधर भी लिख सकते हैं। तो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन हुई क्यों? ऑस्ट्रियन जो एम्परर थे चार्ल्स द सिक्स्थ, हैब्सबर्ग टेरिटरीज मींस द ऑस्ट्रियन टेरिटरीज, वो उनकी डेथ के बाद दो मसाइल जनरेट हुए कि उनकी जो डॉटर थी मारिया थेरेसा, बिकॉज शी वॉज अ फीमेल, और फीमेल लाइन में जो है ऑस्ट्रियन या हैब्सबर्ग टेरिटरी में उस तरह से थ्रोन जो है वो इनहेरिट कभी भी किसी फीमेल को नहीं की गई। तो एल्डेस्ट डॉटर मारिया द सिक्स, सॉरी मारिया थेरेसा, चार्ल्स द सिक्स की जो एल्डेस्ट डॉटर थी, उन्होंने बेसिकली थ्रोन को जो है वो क्लेम किया। और वो उन्होंने थ्रोन के लीगैलिटी पर क्लेम किया प्रेगमेटिक सेंक्शन, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि उनके फादर ने जो है वो दिया था, जिसकी बुनियाद पर वो हैब्सबर्ग टेरिटरीज या ऑस्ट्रियन टेरिटरीज उसकी थ्रोन को वो इनहेरिट कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह हम पढ़ते आए हैं, हमने इंडो पाक हिस्ट्री में भी पढ़ा, या फिर जिस हम वॉर्स की हिस्ट्री में पढ़ें या वैसे जनरली हिस्ट्री में पढ़ें, जब भी कोई पीस ऑफ लैंड जिसके ऊपर कोई कॉन्टेस्टेशन होती है उसके सक्सेशन के ऊपर, तो राइवल पावर्स भी आती हैं अपना पॉलिटिकल होल्ड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही हुआ कि जो फेडरिक द सेकंड जो किंग ऑफ प्रूशिया थे, उस पॉइंट पे उन्होंने अपना प्रूशिया का जो क्लेम था या फिर प्रूशिया की जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन थी उसको बढ़ाने की कोशिश की, और उन्होंने मारिया थेरेसा का थ्रोन पे जो क्लेम था उसको चैलेंज किया। अब हुआ यहाँ पे क्या कि ब्रिटेन और फ्रांस भी दो एक तरह से राइवल पावर्स थी, तो वो अपने आप को न्यूट्रल इस पोजीशन में नहीं रख सकते थे, क्योंकि फ्रांस ने ये चाहा कि वो हैब्सबर्ग टेरिटरीज को वीकन या फिर कमजोर करके उन पे से फर्दर टेरिटरी जो है अपने लिए हासिल कर सके। अब इस कंडीशन में ब्रिटेन, जो कि एक जंग में इनब्रॉयल नहीं होना चाह रहा था, उसने क्या किया कि क्योंकि अगर वो पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी पे चला जाता तो स्पेन और प्रूशिया ने अपनी टेरिटरी को एक तरह से एक्सपैंड कर लेना था, जो कि इन फ्यूचर ब्रिटेन के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को या कलोनियल इंटरेस्ट को उसने ज़रूर एक तरह से नुकसान पहुंचाना था। तो ब्रिटेन ने इस वॉर के अंदर साइड किया आपका ऑस्ट्रिया से साथ। ब्रिटेन वॉज इनिशियली न्यूट्रल बट लेटर ज्वाइन द कॉन्फ्लिक्ट टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच पावर एंड प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन द ऑस्ट्रियन नेदरलैंड। अब ये देखें ज़रा, इसमें जो रेड आपके सामने एरिया है ये आपके हैब्सबर्ग बेसिकली एलाइज हैं, जिसमें आपके सामने ब्रिटेन विद साइडेड विद ऑस्ट्रिया, ये ब्रिटेन और ये ऑस्ट्रिया के साथ इसने साइड किया था हैब्सबर्ग टेरिटरी में। और बाकी जो राइवल पावर्स थी उसमें आपके सामने फ्रांस है, स्पेन है, और ये आपका बेसिकली जो प्रूशिया है जो कि उस वक्त लीड कर रहा था। अब यहाँ पे एक फर्दर इंपॉर्टेंस है, ये देखें ये आपका हेनोवर है, और हेनोवर से हमें याद आता है कि हाउस ऑफ हेनोवर जो बेसिकली यहाँ से बिलोंग करता था। इस वॉर के अंदर 1743 के अंदर एक बैटल हुई थी जिसमें जॉर्ज द सेकंड ने ट्रूप्स को लीड किया था। और वो क्यों लीड किया था? इस हेनोवर की प्रोटेक्शन के लिए।
हनोवियन टेरिटरी की प्रोटेक्शन के लिए उसने लीड किया था। तो ब्रिटेन के इंटरेस्ट बेसिकली जो फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट थे वो हनोवियन सक्सेशन से अभी तक जो थे वो एक तरह से उसको गाइड कर रहे थे या उसको एक तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी को लीड कर रहे थे। तो रेड में जो आपके पास एरिया है ये ऑस्ट्रियन एलाइज का नजर आता है और जो ब्लू में एरिया नजर आता है आपका प्रूशियन एलाइज का नजर आता है। वॉर किस तरह शुरू हुई कि एक ऑस्ट्रियन प्रूशियन बॉर्डर पे एक स्मॉल एरिया है जिसका नाम है सिलेसिया, इसको इन्वेड किया। ये बहुत छोटा सा है, इसको मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसको इन्वेड किया फ्रेडरिक द सेकंड ने, जिस पर ये बेसिकली वॉर आगे शुरू हुई। लेकिन ये वॉर अल्टीमेटली 1748 के अंदर ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के वजह से ख़त्म हुई। और इस ट्रीटी में बेसिकली क्या दो बातें की गई। इस ट्रीटी में फ्रेडरिक का जो क्लेम था सिलेसिया पे उसको माना गया और मारिया थेरेसा को हैब्सबर्ग टेरिटरीज का जो उसके पॉलिटिकल क्लेम था वो भी माना गया। लेकिन क्योंकि फ्रेडरिक ने ये ज़बरदस्ती एक तरह से इन्वेड करके जो है वो टेरिटरी हासिल की थी, तो ये एक तरह से अपीज नहीं कर सकी ऑस्ट्रियन एम्पायर को या फिर ऑस्ट्रियन रूलर्स को कि प्रूशिया का क्लेम जो कि एक टेरिटरी जो कि फॉर्मरली उनके ऑस्ट्रियन एम्पायर के पास थी, अब वो एक ट्रीटी के थ्रू प्रूशिया पे उसका क्लेम माना गया। ये एक तरह से पॉइंट ऑफ एनिमोसिटी एक तरह से रहा। उसके बाद इस ट्रीटी ने कलोनियल डिस्प्यूट्स जो थे इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान उन्हें सॉल्व नहीं किया था। ये कलोनियल डिस्प्यूट्स किस तरह कहाँ थे, ये कनाडा के अंदर थे। कनाडा आपको पता होना चाहिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अपर कनाडा और लोअर कनाडा। कनाडा में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रेंच पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट करती है जो कि कैथोलिक्स हैं, और एक इंग्लिश पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट करती है आपके सामने जो कि बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स है। और इनकी वजह भी यही है कि हिस्टोरिकली जो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही उन्होंने जो है कनाडा में चंद टेरिटरीज पे जो है उन्होंने काबिज होने की कोशिश की, और इसी तरह यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इनके कलोनियल डिस्प्यूट्स थे। 1751 के अंदर मेरे ख्याल से बैटल ऑफ पौंडीचेरी हुई थी या बैटल ऑफ आर्कॉट हुई थी। इन दोनों बैटल्स में बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस आपस में जो है उनके दरमियान लड़ाई हुई थी, और ये बैटल सब कॉन्टिनेंट में हुई थी क्योंकि फ्रेंच के भी कुछ टेरिटरीज उन्होंने इंडिया के अंदर कंट्रोल किया था। उस पॉइंट तक ब्रिटेन की एक्सक्लूसिव डोमेन जो थी वो अब तक हासिल नहीं हुई थी। तो रॉबर्ट जिनका 1757 में रॉबर्ट क्लाइव आई गेस, जिन्होंने जो नवाब सिराजुद्दौला और फर्दर जो ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेडिशन को लीड कर रहे थे उन्होंने ही फ्रांस को जो है इन बैटल्स में डिफीट की थी। लेकिन इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन हुई, हमने उसके कॉजेज देखे, लेकिन ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल हुई। लेकिन ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल उन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो एक तरह से सॉल्व नहीं कर सकी। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में भी मसाइल जनरेट करते रहे, और ब्रिटेन और फ्रांस में भी उनके कलोनियल पोजेशंस के टेरिटोरियल जो लिमिट्स थी उनके जो क्लेम्स थे वो भी एक तरह से जो है वो मसाइल बरकरार रहे नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन और इंडिया के अंदर। इसके बाद 7 ईयर्स वॉर होती है, और 7 ईयर्स वॉर में भी यही हमें चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन 7 ईयर्स वॉर में एक चीज़ होती है कि इस वक्त जैसे मैंने आपको पहले बताया ब्रिटेन और जो प्रूशिया है वो एक तरफ होते हैं और फ्रांस और आपका ऑस्ट्रिया एक तरफ होते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के अंदर जो एक मेजरली जो डिफीट हुई थी वो ब्रिटेन की ही हुई थी, और फ्रांस और प्रूशिया ने टेरिटरी गेन की थी। लेकिन 7 ईयर्स वॉर में ब्रिटेन और प्रूशिया जो थे ये इन्होंने ज़्यादा टेरिटरी गेन की थी 7 ईयर्स वॉर के बाद, और अल्टीमेटली ये जो हैं वो आपके एक तरह से मेजर पावर्स उभर के यहाँ से निकले थे। तो इसकी पहली वजह थी कि कलोनियल राइवलरीज, पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस एस्केलेटेड पर्टिकुलरली इन नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया। जब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज वहाँ पे बिल्ड करने की नॉर्थ अमेरिका में कोशिश की तो फ्रांस जो कि वहाँ पे वो भी था और टेरिटोरियल लिमिट्स कोई कॉलोनीज की डिफाइंड नहीं थी, तो वहाँ पे ये बैटल शुरू हुए। 7 ईयर्स वॉर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंडिया, ये मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में जो है वो लड़ी गई, ये एक वक्त में एक ही जगह नहीं लड़ी गई। और वो कॉलोनीज इंपॉर्टेंट क्यों थी? हमेशा की तरह ट्रेड या फिर डोमिनेंस या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो बेसिकली एक तरह से हमेशा की तरह से गाइड कर रहे थे। इसके बाद
सेकंड पे जो कि वॉर का वजह बनी वो मारिया थेरेसा के एम्बिशंस थे। मैंने आपको बताया कि किस तरह ऑस्ट्रिया खुश नहीं था ट्रीटी ऑफ एक्सले से, जिसमें सिलेसिया जो था वो प्रूशिया को दे दिया गया, जो कि एक पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन ट्रीटी ऑफ एक्सले में ऑस्ट्रिया को एक तरह से फेस करनी पड़ी थी। उन्होंने उसका बदला लेने की यहाँ पर कोशिश की। तो she decided to regain the territories she had lost in the War of Austrian Succession, which was which territory? Silesia. And thus Austria entered into an alliance with France and Russia. अब ब्रिटेन ने इसीलिए प्रूशिया के साथ अलायंस किया, एंड इट agreed not to help Austrians in a war to take Silesia in exchange for Prussian protection over Hanover. तो ब्रिटेन ने प्रूशिया के साथ क्या पैक्ट किया कि प्रूशिया जो है वो हैनोवर की प्रोटेक्शन को इंश्योर करेगा। हैनोवर क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ब्रिटिश मोनार्की जो थी, जॉर्ज वन, जॉर्ज द सेकंड और हाउस ऑफ हैनोवर, वो हेल करते थे हैनोवर से। तो प्रूशिया ने ये इंश्योर किया कि वो उस टेरिटरी को जो है वो एक तरह से प्रोटेक्शन देंगे, और इन रिस्पॉन्स Britain would not support Austria's claim over Silesia. ये देखिए हमें एक तरह से एक्सेस नजर आती है 7 Years वॉर की, कि यहाँ पे ये आपका ये ऑस्ट्रियन एम्पायर, यहाँ पे आपका फ्रांस और यहाँ पे आपका रशिया, दे ऑल वर अलाइंड एंड दे वर अलाइंड अगेंस्ट दिस। ये थोड़ी फ्रेंच में लिखा हुआ है इसलिए आपको शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब इंग्लैंड है, इस जगह का मतलब इंग्लैंड है। ये आपका हैनोवर की टेरिटरी आ गई और ये आपकी प्रूशियन टेरिटरी आ गई। दीज ऑल थ्री पावर्स वर अलाइंड, और अल्टीमेटली जो विक्ट्री थी वो इंग्लैंड के अलायंस की हुई 7 Years वॉर के बाद, और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई। ट्रीटी ऑफ पेरिस की सिग्निफिकेंस मेरे लिए भी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे से जो CSS का मेरा इंटरव्यू था उसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस के हवाले से या वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। तो अब तो मुझे ये बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं अच्छी तरह तैयार भी करके गया था, लेकिन मेरे लिए सिग्निफिकेंस इसकी इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसने जो है 7 Years वॉर को ख़त्म किया, और ट्रीटी ऑफ पेरिस में बेसिकली प्रूशिया का कंट्रोल सिलिसिया पे दोबारा कंसोलिडेट हुआ, और ब्रिटेन गॉट अ ग्रेट डील ऑफ टेरिटरी फ्रॉम फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस की जो कॉलोनियल पोजेशंस थे इंडिया और कनाडा में, वो उसने फॉरफीट किए और वो ब्रिटेन के हिस्से में है। और इसी तरह स्पेन में जो नॉर्थ अमेरिका, स्पेन का जो टेरिटरी थी नॉर्थ अमेरिका में, जो फ्लोरिडा यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, ये टेरिटरी ब्रिटेन के पास आई। अब ये बेसिकली हमारा एक तरह से ग्राउंड वर्क है नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, कि बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब हमने देखा कि ब्रिटेन जो है वो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन 8 साल चली और 7 Years वॉर भी 7 साल चली। तो ये बेसिकली दीज वॉर्स वर अ ड्रेन ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने इस ड्रेनेज को रोकने के लिए या फिर अपने इकोनॉमिक कॉलोनियल इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉलोनीज पे टैक्सेशन इंक्रीज की, जिसको फर्दर कॉलोनीज ने रिजेंट किया, और बाद में यही टैक्सेशन वजह बनी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। बड़ा एक फेमस स्लोगन है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। वो यही सिग्निफाई करता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन थी वो तो दी गई थी, लेकिन जो टैक्सेशन का इख्तियार था वो उस गवर्नमेंट के पास नहीं था। वो गवर्नर जनरल्स के पास आपके पास होता था, जो तो बेसिकली अपॉइंटेड होते थे ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। तो इन वॉर्स ने बेसिकली ट्रीटी ऑफ पेरिस में बेसिकली जो आपका इंग्लैंड है उसकी बेसिकली विक्ट्री हुई एक तरह से, उसने बहुत टेरिटरीज गेन की, लेकिन ये फर्दर आपको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पे कॉलोनीज ने उस ग्रोइंग टैक्सेशन के सिस्टम को रिजेंट किया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिटेल्स अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की पढ़ते हैं और देखते हैं स्पेसिफिकली ब्रिटेन का इसमें क्या उससे गलतियां हुई और इसका आफ्टरमैथ क्या था। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।